Hi everyone, welcome back to the channel. So students, today we are starting with your MCQ series which is going to be really beneficial for you. हम already चीज़ें prepare कर रहे हैं and जिन्होंने भी अभी तक सभी टॉपिक्स नहीं पढ़े हैं, नहीं इतनी प्रिपरेशन में अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हैं, कर भी रहे हैं, तो ऑब्वियसली इट इज़ बेटर टू प्रैक्टिस, बेटर टू रिफ्रेश एवरीथिंग वी हैव लर्न एंड फॉर दैट ये MCQs आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगे, क्योंकि इनके मीडियम से हम क्या कर सकते हैं, इनके मीडियम से हम हर एक टॉपिक की नॉलेज ले सकते हैं, हर एक टॉपिक को एटलीस्ट टच कर सकते हैं. बट डेफिनेटली फॉर द इन डेप्थ नॉलेज आप पुरानी वीडियोस को जो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हो चुकी हैं उन इन डेप्थ वीडियोस को देखने के लिए रेफ़र टू द प्लेलिस्ट वी आर हैविंग. उधर से आप इन डेप्थ नॉलेज ले सकते हैं हमारे चैप्टर्स की. मोरोवर अभी जो MCQs हैं स्टूडेंट्स, यू आर गोइंग टू फोकस ऑन दीज MCQs बट नॉट टू फॉरगेट टू टेक द मॉक टेस्ट एज वेल, क्योंकि यहाँ पे जो हम 150 MCQs करेंगे वो मोस्टली डिफरेंट रहेंगे हमारे जो मॉक टेस्ट में क्वेश्चंस रहेंगे. सो फॉर यू गाइस मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना भी इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना ये क्लासेस, जितना ये ऑनलाइन लेक्चर्स अटेंड करना है, बिकॉज आपको वेराइटी ऑफ MCQs मिल जाएगी एक टेस्ट के परस्पेक्टिव से एंड ऑन दी अदर हैंड एक वाइडर नॉलेज के परस्पेक्टिव से. सो फॉर द परस्पेक्टिव ऑफ टेस्ट आप मॉक टेस्ट के लिए ज़रूर रजिस्टर करें एंड फॉर दी practicing and knowledge I'm giving you some time कि आप इसका screenshot लें and then we are directly going to start with the explanation of our first 10 MCQs related to economics. Okay students, so let's just start with the first MCQ. Now your first MCQ is stating, ये basic है, ये अभी basic micro economics को understand करने वाले questions हैं. So first question is telling you who propounded the opportunity cost theory of international trade. Now we'll focus on this particular question कि किसने, who propound which means who introduced, किसने ये opportunity cost की theory जो है of international trade जो है वो introduce करी थी. So students, इस question का answer है part D, Gottfried Haberler. He has propounded the opportunity cost theory of international trade and many times it happens कि यहाँ पे आप G questions में G Haberler Haberler हो सकता है या फिर full name हो सकता है GOTTFRIED और else सिर्फ surname भी हो सकता है. So never ever get confused regarding this. एंड ऑन दी अदर हैंड मार्शल के साथ इसको कभी भी आप मिक्सअप नहीं करेंगे, बिकॉज एल्फ्रेड मार्शल इज़ बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर सप्लाई एंड डिमांड का कॉन्सेप्ट ब्रिंग करने के लिए, नॉट फॉर द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. एंड फॉर अ पॉइंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर इन डेप्थ नॉलेज रेफर टू द प्रीवियस वीडियोज़, बट आई एम गिविंग यू अ ब्रीफिंग. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है जो हम एक कॉस्ट छोड़ देते हैं दूसरी चीज़ को लेने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 10 रुपीज़ की चीज़ थी और मेरी इनकम बढ़ जाती है, मैं 12 रुपीज़ की चीज़ अब खरीद सकती हूँ. सो वो जो 10 रुपये मैंने सैक्रिफाइस किए वो क्या थे, मेरे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. Now if we go to the second question, that is an individual demand curve slopes downward to the right because of dash. Because of what? Because of A, working of the law of diminishing marginal utility. Second, substitution effect of decrease in price. Third, income effect of fall in price. And fourth, all of the above. कैसी है हमारी डिमांड कर्व? एक नॉर्मल डिमांड कर्व कुछ ऐसी ही दिखती है. यहाँ पे यू हैव योर वाई एक्सिस, यहाँ पे यू हैव योर एक्स एक्सिस, क्वांटिटी एंड प्राइस. सो स्टूडेंट्स, ऐसी दिखती है हमारी कुछ डिमांड कर्व, हमारी ऐसी दिखती है. अब ये आपसे पूछ रहे हैं कि ये जो डिमांड कर्व है इसकी स्लोप हमें क्या बता रही है. नाउ लेट्स सी कि इसकी स्लोप हमें क्या शो करती है. क्या वो हमें वर्किंग ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी शो कर रही है? क्या वो हमें सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ऑफ डिक्रीज इन प्राइस शो कर रही है?
क्या वो हमें इनकम इफेक्ट ऑफ फॉल इन प्राइस शो कर रही है या वो हमें सभी ये तीनों चीज़ें जो हम बोल रहे हैं वो तीनों चीज़ें ही शो कर रही हैं. सो लेट्स जस्ट सी फर्स्ट वन, दैट इज वर्किंग ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. सो व्हाट इज योर यूटिलिटी? यूटिलिटी वर्ड क्या है? सो यहीं से एक ही MCQ में से हम क्या कर रहे हैं, हम समझेंगे यूटिलिटी क्या है, हम समझेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है एंड बाकी के एस्पेक्ट्स भी. सो यूटिलिटी क्या होती है? वर्ड यूटिलिटी मीन्स वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ द कमोडिटी, कि इस कमोडिटी से मुझे एज ए पर्सन, एज ए कंज्यूमर कितनी सेटिस्फैक्शन मिल रही है. तो यूटिलिटी का मतलब ये है. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का क्या मतलब है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये कहता है कि जैसे जैसे हम ज़्यादा यूनिट्स कंज्यूम करने लगते हैं, जैसे जैसे हम ज़्यादा यूनिट्स ऑफ वन कमोडिटी कंज्यूम करने लगते हैं, उससे मिलने वाली सेटिस्फैक्शन जो है वो कम होते रहती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, कभी हम घर भाग के आते हैं एंड वी से दैट हमें बहुत ही ज़्यादा भूख लगी है एंड देन दैट फर्स्ट चपाती विच यू हैव, आप कितने सेटिस्फाइड उसमें फील करते हो, बट नेक्स्ट तक आप स्पीड आराम से करते हैं एंड देन थर्ड के बाद शायद आप बस भी कर दें. सो वो क्या है, क्या मुझे जितनी सेटिस्फैक्शन उस फर्स्ट वाली ने दी एंड आई वॉन्टेड मोर फ्रॉम एट दैट पर्टिकुलर टाइम. सो क्या मुझे जितनी सेटिस्फैक्शन फर्स्ट ने दी, क्या वो मुझे सेकंड ने दी? नहीं. क्यों? क्योंकि मैं उसमें थोड़ा आराम हो गई, सेटल डाउन हो गई. एंड थर्ड में क्या हुआ, अल्टीमेटली आई स्टॉप्ड ईटिंग. सो वो क्या है, क्या मेरे को जो मार्जिनल यूटिलिटी है, क्या मुझे फर्स्ट से सपोज 10 यूनिट सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, उसके बाद उससे 8 मिल रहा है, उसके बाद अल्टीमेटली आई एम डन, सपोज 4 मिल रहा है, हो गया. तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? 10 से 8 क्या हुआ, 2, 8 से देन अगेन चीज़ें रिड्यूस हो रही हैं. सो ये क्या है, ये हो रहा है डिक्रीज. सो इजंट योर मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीजिंग? yes, your marginal utility, law of diminishing marginal utility is decreasing. B पार्ट क्या आ गया? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ऑफ डिक्रीज इन प्राइजेस. इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन सब्स्टिट्यूट क्या होता है स्टूडेंट? सब्स्टिट्यूट होता है एक की जगह दूसरा. ठीक है, एक की जगह यहाँ दूसरे का क्या मतलब है? एक यूनिट की बजाय दूसरी यूनिट. अब ये क्या कह रहे हैं? अब ये कह रहे हैं कि जैसे जैसे प्राइस डिक्रीज होता जाएगा, ये मेरी क्वांटिटी है, ये मेरी डिमांड कर्व रही, ये मेरा y एक्सिस है, ये मेरा x एक्सिस है, ये मुझे क्वांटिटी शो कर रहा है स्टूडेंट्स एंड ये मुझे प्राइस शो कर रहा है. ये बोल रहा है कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ऑफ डिक्रीज इन प्राइस. सब्स्टिट्यूशन क्या हो गया? एक के बदले दूसरा. ठीक है, एंड यहाँ पे सब्स्टिट्यूट क्या होगा? यूनिट सब्स्टिट्यूट होगी. मतलब हाँ, मैं इतने रुपए पे इतने यूनिट ले सकती हूँ, इतने रुपए पे इतने यूनिट ले सकती हूँ. अब ये बोल रहे हैं कि जब सपोज प्राइस 10 था, कंज्यूमर 5 यूनिट्स ले रहा था, कंज्यूमर 5 यूनिट्स जो है वो डिमांड कर रहा था, 5 यूनिट्स जो है वो कंज्यूम कर रहा था. जब प्राइस डिक्रीज हो गया तो ये 5 से कहाँ पहुँच गया? सपोज 7 पहुँच गया. प्राइस 10 से 8 हो गया तो ये 5 से 7 पहुँच गया. तो जब मैं ऐसे ऐसे प्राइस जैसे जैसे डिक्रीज होता जाएगा, तो अगर स्टूडेंट्स मैं इन पॉइंट्स को जैसे जैसे ये प्राइस डिक्रीज होता जाएगा और मैं इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दूंगी, तो क्या मेरी डिमांड कर्व बन जाएगी? सो यस, ये पॉइंट भी प्रूव हो गया, ये पॉइंट भी प्रूव हो गया. एंड अब रहा तीसरा, इनकम इफेक्ट ऑफ फॉल इन प्राइस. इनकम इफेक्ट ऑफ योर फॉल इन प्राइस. ये क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? इनकम इफेक्ट ऑफ फॉल इन प्राइस का क्या मतलब है कि अगर प्राइस, आपकी इनकम जो है वो सेम रहती है लेकिन प्राइस जो है वो चेंज हो जाता है. ठीक है, आप एक कंज्यूमर हैं और आपकी इनकम जो है वो बिल्कुल सेम रहती है. पहले आप क्या कर रहे थे? पहले आप इतनी कमोडिटी ले सकते थे, 5 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी ले सकते थे इतने 10 के प्राइस पे. ठीक है, अब आपकी इनकम तो सेम ही है. ठीक है, लेकिन प्राइस जो है वो कम हो गया. फॉल इन प्राइस, प्राइस जो है वो कम हो गया. तो क्या आप सेम इनकम पे
ज़्यादा कमोडिटी नहीं परचेज कर सकते। डेफिनेटली आप सेम इनकम पे क्या कर सकते हैं, अपनी ज़्यादा क्वांटिटी को परचेज कर सकते हैं। सो अल्टीमेटली अगेन इसको भी अगर हम पॉइंट्स को ज्वाइन करें, हम अपनी डिमांड कर्व ही बना रहे हैं। तो क्या ये हमारी डिमांड कर्व ये तीनों पॉइंट्स दिखाती है? डेफिनेटली डिमांड कर्व लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी भी शो कर रही है, डिमांड कर्व सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी शो कर रही है, और डिमांड कर्व इनकम इफेक्ट ऑफ फॉल इन प्राइस भी शो कर रही है। So your answer is option D, that is all of the above. All the three things are shown by your demand curve slope. Third point comes, the cost of one thing in terms of the alternative given up is called dash. इस टर्म का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब क्या है, पहले तो हम ये समझेंगे एंड देन ये समझेंगे ये क्या है। ये लाइन क्या बोल रही है? ये लाइन बोल रही है कि एक चीज़ को लेने के लिए जब आप दूसरी चीज़ की कॉस्ट को सैक्रिफाइस करते हैं, उस कॉस्ट को स्टूडेंट्स क्या कहते हैं? उस कॉस्ट को हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसका आपका आंसर है ऑप्शन डी। व्हाट इज़ योर प्रोडक्शन कॉस्ट? प्रोडक्शन कॉस्ट कोई गिव अप कॉस्ट नहीं है। ये नहीं कि हाँ मुझे ये लेना है लेकिन मेरी इनकम बढ़ गई, मैंने ये चीज़ ले ली और ये छोड़ दी, ये मेरी प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं हुई, मैंने कोई प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं छोड़ दी है। प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होती है? चीज़ें बनाने में जितना भी पैसा यूटिलाइज हुआ है, लेबर, कैपिटल एक्सेट्रा में, वो पूरा सम टोटल है हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन का मतलब ही क्या हो गया? चीज़ों को प्रोड्यूस करना, चीज़ें बनाना। सो वो हो गया हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट। एंड देन your answer for this particular question is your opportunity cost. Okay, so C, physical cost। यहीं से इस क्वेश्चन से दो, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि ये opportunity cost है। The cost of availing one in the replacement of the other is called your opportunity cost। but physical cost क्या होती है स्टूडेंट्स? एक इन्वॉइस बनता है जब हमारा प्रोडक्शन कंप्लीट है, प्रोडक्ट तैयार है मार्केट में जाने के लिए, एंड देन देयर इज दिस इन्वॉइस कि हाँ इतने पे प्रोडक्ट बिकेगा, वो है हमारी फिजिकल कॉस्ट, कि कितने अमाउंट पे प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में जाने के लिए तैयार है। आई होप 3 MCQs आर क्लियर टू यू, वेयर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है हमारा पार्ट डी, सेकेंड क्वेश्चन का भी आंसर है हमारा पार्ट डी, एंड थर्ड का भी आंसर है हमारा पार्ट डी। नाउ लेट्स सी द फोर्थ वन, दैट इज डिमांड फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज। ये क्या पूछ रहे हैं कि ये क्वेश्चन इतना ही है और ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की डिमांड क्या होती है। अभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं स्टूडेंट्स? यहाँ से एक और टर्म आ गया और ये एक और कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है, दैट इज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है जितनी भी चीज़ें हमारी प्रोडक्शन करने में यूटिलाइज हुई है, हमारा प्रोडक्ट बनाने के लिए यूटिलाइज हुई है, उनको बोलते हैं हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। एंड वो चीज़ें क्या होंगी? मेनली देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फर्स्ट इज योर लैंड, डेफिनेटली यू नीड एन एरिया टू प्रोड्यूस एनीथिंग। लेबर, yes, your production process can be labor intensive, कि जहाँ पे ज़्यादा मैनुअल वर्क है, जहाँ पे ज़्यादा लोग लगेंगे काम करने के लिए। इट कैन बी, थर्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कैन बी कैपिटल। सो कैपिटल क्या हो गई? अमाउंट लगेगी, ठीक है। कैपिटल क्या होगी? आपकी मशीनरी इंटेंसिव, ठीक है, एसेट्स मशीनरी इंटेंसिव। एंड फोर्थ इज़ योर एंटरप्रेन्योर, कोई इन्वेस्टमेंट के लिए भी चाहिए है। सो देयर आर 4 मेजर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब वो पूछ रहे हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन सी टाइप की डिमांड है। सो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आपका आंसर है ऑप्शन ए। आपका डिमांड फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है? वो है एक डिराइव्ड डिमांड। डिराइव्ड डिमांड, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि डिराइव्ड डिमांड क्या है, जॉइंट डिमांड क्या है और कंपोजिट डिमांड क्या है। सो स्टूडेंट्स व्हेन वी टॉक अबाउट डिराइव्ड डिमांड, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर भी है, तो डिराइव्ड डिमांड का मतलब होता है कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिमांड ऑफ समथिंग।
सो ये किस टाइप की डिमांड हुई? ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जो डिमांड है, ठीक है, मतलब अगर मैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूटिलाइज करना चाहती हूँ, अगर मैं कोई प्रोडक्ट बनाना चाहती हूँ, तो स्टूडेंट्स मेरा एम तो अल्टीमेटली प्रोडक्ट ही हुआ, लेकिन इसकी वजह से इस प्रोडक्ट की, सपोज ये प्रोडक्ट एक पेन है, इसकी वजह से क्या करना पड़ा, इसकी वजह से मुझे अपनी डिमांड फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जनरेट करनी पड़ी। मैंने ये सोच लिया कि मुझे पेन बनाना है, बट ऐसे तो नहीं बन जाएगा, एम तो वो है, राइट, बट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन किससे डिराइव हुआ? डिराइव हो रहा है ना उसकी नीड, ठीक है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की नीड मेरे अल्टीमेट प्रोडक्ट की वजह से डिराइव हो रही है, खींची जा रही है उसमें से। तो अब जब मुझे पेन करना है, इसकी वजह से मैं क्या ट्राई करूँगी, मैं ट्राई करूँगी कि अब भाई रॉ मटेरियल ले आते हैं, मतलब प्लास्टिक का रॉ मटेरियल लेके आएंगे, ऐसे ही तो नहीं बन जाएगा, या तो लेबर लगेगी पैकिंग के लिए, या फिर पहले पैकिंग से पैकिंग तो नेक्स्ट काफ़ी फर्दर स्टेप आ गया, उससे पहले मशीनरी से इस टाइप का कुछ क्रिएट किया जाएगा, ट्यूब एंड ऑल, राइट। सो वो क्या है, मेरे इस प्रोडक्ट ने मेरे प्लास्टिक की विच इज़ रॉ मटेरियल, मेरे लेबर की, मेरे मशीनरी की नीड जो है वो जनरेट की, एंड मैं उस जनरेटेड नीड को लेने के लिए भी तैयार थी। तो दैट इज़ वाई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है, वो है डिराइव्ड डिमांड, कि किसी चीज़ एम कुछ और होती है बनाने के लिए, लेकिन उससे पहले इसकी डिमांड करनी पड़ती है ताकि यहाँ से वहाँ तक पहुँचा जा सके। सो इट इज़ अ डिराइव्ड डिमांड। व्हाट इज़ जॉइंट डिमांड? जॉइंट डिमांड होती है जब दो गुड्स की जॉइंट, मतलब इकट्ठे, जो दो गुड्स जिनकी जो नीड है वो एक साथ ही होगी। ऐसा नहीं है कि वो अलग अलग हो सकती हैं कि हाँ ये नहीं है तो चलो ये इससे काम चला लेते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं हमारी कॉफ़ी एंड टी, तो ये हमारी कोई जॉइंट नीड नहीं है, ये हमारी कोई जॉइंट डिमांड नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मुझे एनर्जी चाहिए, इट इज़ लाइक अ कॉमन बेवरेज इन इंडिया, सो अगर चाय नहीं है तो आई कैन गो फॉर कॉफ़ी एज वेल। सो वो मेरी कोई जॉइंट नीड नहीं है, वो मेरी कोई जॉइंट डिमांड नहीं है। क्यों? क्योंकि वो रिप्लेस हो सकती हैं आराम से। ऑन दी अदर हैंड पेन है तो उसमें इंक तो चाहिए, तो वो क्या है, पेन ले रहे हैं तो साथ में इंक चाहिए, नोटबुक ले रही हूँ तो उसके ऊपर लिखने के लिए पेंसिल या पेन या कुछ तो चाहिए, सो वो क्या है, जॉइंट नीड। ऐसे ही नोटबुक क्या करेंगे, राइट। थर्ड क्या आ जाता है, कंपोजिट डिमांड। ये है हमारी टी एंड कॉफ़ी वाला एग्जाम्पल कि हाँ अगर एक चीज़ वर्क नहीं कर रही है तो वी कैन गो फॉर दी अदर। जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो पहले कभी नेचुरल कलर्स आते होंगे, बट आफ्टर सम टाइम नेचुरल कलर्स की जगह क्या यूज़ होने लगे हैं, सिंथेटिक कलर्स, कि हाँ इसके बदले वो चीज़ जो है वो यूज़ आराम से हो सकती है। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री अगर कपड़े प्रोड्यूस कर रही है तो उसकी नीड कंपोजिट डिमांड बन सकती है। क्यों? क्योंकि हाँ अगर नेचुरल कलर्स नहीं है तो सिंथेटिक कलर्स का यूज़ करके भी वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। आई होप ये तीनों आपको क्लियर है। फोर्थ ऑप्शन इज नन ऑफ द अबव, बट यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर इज योर ऑप्शन ए, दैट योर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का डिमांड जो है दैट इज अ डिराइव्ड डिमांड। फिफ्थ MCQ हमारा आ जाता है, नॉर्मली अ डिमांड कर्व विल हैव द शेप ऑफ व्हाट। सो नॉर्मली अ डिमांड कर्व विल हैव अ शेप ऑफ डाउनवर्ड स्लोपिंग। दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन, ईजी क्वेश्चन। ये हमने इसके साथ हम आराम से इसको रिलेट कर सकते हैं। आई हैव एक्सप्लेन टू द सेकेंड वन। मोर ओवर अगर यहाँ से इन डेप्थ नॉलेज चाहिए, ऑलवेज लुक फॉर द प्रीवियस वीडियोज। सिक्स वन इज हु डिफाइंड economics as a science which studies human behavior as a relationship between ends and means which have alternative uses. Ends, means, alternative uses. इस पर्टिकुलर डेफिनेशन, ये क्या है स्टूडेंट्स, ये एक इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन है। दैट डेफिनेशन विच सेज कि इकोनॉमिक्स क्या है, वो एक साइंस है, एक ह्यूमन बिहेवियर, एक ह्यूमन बिहेवियर की साइंस की अंडरस्टैंडिंग है, जो क्या रिलेशनशिप शो करता है, रिलेशनशिप करता है एंड्स का, मीन्स का और ऑल्टरनेटिव यूजेस का शो। ठीक है, तीनों चीज़ें, एंड्स, मीन्स एंड ऑल्टरनेटिव यूजेस। एंड्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, एंड्स होते हैं हमारे वांट्स। तो ये एक ऐसी डेफिनेशन है जो कि मोस्ट
acceptable definition of economics है. And after this various other definitions came, जो सिर्फ जिनका बेस यही 3 सेट ऑफ लाइंस है, लेकिन ऊपर फिर अलग अलग वर्ड्स के साथ अलग अलग अंडरस्टैंडिंग के साथ उनको कंस्ट्रक्ट किया गया है. बट ये क्या है, यही द बेस है, यही एक मोस्ट एक्सेप्टेबल डेफिनेशन ऑफ योर इकोनॉमिक्स आया था इन द ईयर 1932. आपको आप ये भी इधर से भी एक MCQ आ सकते हैं कि ये किसने दी थी एंड कब दी थी. सो ये दी गई थी 1932 में. बाय हु? बाय लायनल रॉबिन्स. सो ये डेफिनेशन दी गई है एल रॉबिन्स ने. अगेन या तो फर्स्ट नेम का एल आ सकता है और सरनेम पूरा आ सकता है, या फिर सिर्फ रॉबिन्स आ सकता है, या फिर लायनल आ सकता है. सो यू शुड बी नोइंग द कंप्लीट नेम. इट इज़ LIONEL, लायनल रॉबिन्स, ROBBINS. एल्फ्रेड मार्शल ने भी डेफिनेशन दी थी एंड दिस वाज वन ऑफ दी, आई वुड से, अ फर्स्ट अटेम्प्ट इन एक्सप्लेनिंग इकोनॉमिक्स. प्लस इट वाज दी क्लासिकल डेफिनेशन जिसको क्रिटिसिज्म भी मिला, थोड़ा सा एक्सेप्टेंस भी मिला. और एल्फ्रेड मार्शल ने कौन सी डेफिनेशन दी थी? इन्होंने दी थी सिर्फ वेलफेयर डेफिनेशन. बट एल रॉबिन्सन ने कौन सी दी है? उन्होंने स्कैर्सिटी को भी बीच में मेंशन किया है, विच वाज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग कि हाँ ठीक है, ह्यूमन की वांट्स तो है, एंड्स वांट्स तो है, और मीन्स भी चाहिए. मीन्स क्या है? मनी, मॉनेटरी टर्म्स, मनी भी चाहिए है उनको फुलफिल करने के लिए. बट हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जिन चीज़ों से हमारी वांट्स पूरी हो सकती हैं, एक तो वो चीज़ें जो हैं वो कम है, वो रिसोर्सेज कम हैं, और दूसरा अगर हैं तो उनके ऑल्टरनेटिव अलग अलग यूजेस भी हैं. आई होप 6 MCQs तक आपको क्लियर है. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी लॉ ऑफ डिमांड. लॉ ऑफ डिमांड शोज रिलेशन बिटवीन व्हाट? लॉ ऑफ डिमांड हमने पढ़ा है. लॉ ऑफ डिमांड क्या है? लॉ ऑफ डिमांड शो क्या करता है, क्या शो कर रहा है, किन दो चीज़ों का रिलेशनशिप शो करता है लॉ ऑफ डिमांड? सो लॉ ऑफ डिमांड शोज द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी. नेक्स्ट इज, दिस इज एन assumption ऑफ लॉ ऑफ डिमांड. कौन सी ऐसी इनमें से स्टेटमेंट है जो हमारे लॉ ऑफ डिमांड का अजम्पशन है? सो स्टूडेंट्स, इनमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो लॉ ऑफ विच इज़ एन अजम्पशन फॉर योर लॉ ऑफ डिमांड? लेट्स जस्ट डिस्कस दैट. फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी ये दोनों क्वेश्चंस जो हैं हम बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटरलिंक्ड ही हैं. तो लॉ ऑफ डिमांड को एक छोटा सा एक ब्रीफ आउट देंगे, दैट इज़ फॉर क्वेश्चन नंबर 7 एंड फॉर क्वेश्चन नंबर 8. लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है स्टूडेंट्स? लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि हमारा प्राइस और हमारी डिमांड का क्या है? प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड डिमांड ऑफ द क्वांटिटी का इनवर्स रिलेशनशिप है. इनवर्स का क्या मतलब हो गया? उल्टा रिलेशनशिप है. लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे उस चीज़ का जो डिमांड है वो कम होता रहेगा. सो दिस इज़ व्हाट योर लॉ ऑफ डिमांड इन द सिंपलेस्ट वे कैन मीन. एंड इसके ये किन चीज़ों का रिलेशन दिखाते हैं? ये रिलेशन दिखा रहे हैं प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड. ऑब्वियसली हम कमोडिटी की क्वांटिटी ही डिमांड करते हैं. तो क्या है इसकी एजम्पशन? इसकी एजम्पशन क्या है? इसकी एजम्पशन है प्राइस ऑफ द कमोडिटी शुड नॉट चेंज. ये एजम्पशन कैसे पॉसिबल हो सकती है? क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि जैसे जैसे प्राइस चेंज होगा, विच हम इस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं वर्ड को, कि जैसे जैसे प्राइस चेंज होगा वैसे वैसे डिमांड भी चेंज होगी. प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगी, अगर प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगी. द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं, इससे भी हमारी लॉ ऑफ डिमांड का कोई देना देना नहीं है. सप्लाई शुड नॉट चेंज. अगेन सप्लाई की भी हम इसमें बात नहीं करें. इनकम ऑफ कंज्यूमर शुड नॉट चेंज. यस, दिस इज वन ऑफ द assumption ऑफ योर लॉ ऑफ डिमांड. तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन डी, दैट इनकम ऑफ द कंज्यूमर शुड नॉट चेंज. स्टूडेंट्स, अगर हमारी इनकम ही चेंज हो जाएगी, व्हाट डू वी मीन? हम क्यों रख रहे हैं इसमें इनकम को कांस्टेंट? क्योंकि हम रिलेशन किसका दिखा रहे हैं? प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड डिमांड ऑफ द कमोडिटी. अगर बीइंग अ कंज्यूमर मेरी इनकम इंक्रीज हो जाती है तो मैं बेशक उसका प्राइस जितना भी है मैं उस पर ज़्यादा
क्वांटिटी जो है वो परचेज कर सकती हूँ, तो वो क्या हो जाएगा, लॉ ऑफ डिमांड को नलिफाई कर देगा, कहीं ना कहीं लॉ ऑफ डिमांड को प्रूव नहीं करेगा. सो दैट इज द रीजन इनकम ऑफ द कंज्यूमर शुड नॉट चेंज इज वन ऑफ द assumption of your law of demand. Which of the following is microeconomics? Microeconomics concerned with, so microeconomics क्या है, microeconomics होती है छोटे लेवल की इकोनॉमिक्स, ठीक है. जब हम इकोनॉमिक्स नॉट होल नेशन के बारे में बात नहीं कर रहे, बट एक सिंगल इंडिविजुअल, एक फर्म, एक ऑर्गेनाइजेशन, वन पर्सन की बात करें, वन प्रोड्यूसर की बात करें, तब होती है हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स. एंड ये क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के साथ कंसर्न्ड है. द साइज ऑफ द नेशनल आउटपुट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल नेशनल एक बड़ा वर्ड है, नेशनल, नेशन विच मीन्स कंट्री एज अ होल. तो क्या ये हमारे माइक्रो के साथ लिंक करता है? नहीं, ये हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है. सो ये आंसर नहीं है. द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे अगेन लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट का कितना परसेंट चल रहा है, अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ बिगर लेवल, ठीक है. ना कि हम कोई एक बंदे की बात नहीं करें कि हाँ क्या ये एम्प्लॉयड है या नहीं है. नो, वी आर सेइंग कि हमारी जगह पे कितना एम्प्लॉयमेंट चल रहा है. अगेन दिस इज नॉट योर आंसर, इट इज़ अगेन अ मैक्रो कॉन्सेप्ट. चेंजेस इन जनरल लेवल ऑफ प्राइजेस. जनरल लेवल, अगेन यहाँ पे हम एक की बात नहीं कर रहे हैं, जनरल बात कर रहे हैं. तो क्या इनमें से कोई भी माइक्रो इकोनॉमिक्स के साथ कंसर्न कर रहा है स्टूडेंट्स? नहीं, इनमें से कोई भी माइक्रो इकोनॉमिक्स के साथ कंसर्न नहीं कर रहा है. तीनों के तीनों मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है. सो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन डी, जो कि कह रहा है नन ऑफ द अबव आर रिलेटेड टू माइक्रो इकोनॉमिक्स. 10th आ जाता है डिमांड फॉर द कमोडिटी रेफर्स टू. सो योर 10th MCQ इज सेइंग कि डिमांड, कमोडिटी की डिमांड क्या है. क्या कमोडिटी की डिमांड डिज़ायर ऑफ कमोडिटी है, जस्ट एक विश करना कि हाँ मेरे पास ये होना चाहिए, या क्या वो उसकी ज़रूरत है कि हाँ अभी मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है. क्या वो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कमोडिटी है कि हाँ अभी मुझे 5 यूनिट ऑफ पेन की ज़रूरत है, या फिर वो है क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी डिमांडेड टू अ सर्टेन प्राइस ड्यूरिंग एनी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. इसका भी आपका ऑप्शन डी आंसर है. स्टूडेंट्स, डिमांड जो है, डिमांड हमारी ऐसे ही फुलफ़िल नहीं हो जाती है. डिमांड हमारे इकोनॉमिक्स में, डिमांड का मतलब ये नहीं है कि हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए, ठीक है, आई एम डिमांडिंग दिस, आई वांट दिस. नो, डिमांड हमारी इकोनॉमिक्स में का क्या मतलब है कि हाँ देयर शुड बी अ डिज़ायर टू बाय समथिंग backed with sufficient money, also the willingness to spend that money over that quantity on that particular time. So हमारी इकोनॉमिक्स में डिमांड सिर्फ ये बोलना नहीं है कि हाँ मुझे ये चाहिए, बट हमारी विलिंगनेस है कि हाँ अभी मुझे ये चाहिए, मेरे पास पैसे हैं, मैं तैयार हूँ अभी इस क्वांटिटी में इतने पैसे इस चीज़ पे लगाने के लिए. So students, these were the 10 basic MCQs related to the base of your economics, all related to microeconomics, and we have tried to discuss various concepts in these particular MCQs with little details, little explanations, and for more details you can refer to our old videos. We are going to cover next 10 set of questions in the next video. Until then, if you come up with any doubt, comment section में आप वो पूछ सकते हैं, and I'll see you in my next video. Thank you.